आप सभी को शुभ संध्या। आज हम यहाँ पर केवीएस का जो पेपर हुआ है 17 फरवरी 2023 को, उस प्रश्न पत्र को लेकर के आए हैं और उस प्रश्न पत्र में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पीजीटी का पेपर है, विषय हिंदी। टोटल पेपर जो आया था, मतलब टोटल जो क्वेश्चन थे वो 180 मार्क के थे, 180 क्वेश्चन भी थे और 80 प्रश्न जो थे वो कॉमन पेपर था, जिसमें जनरल इंग्लिश था, जनरल हिंदी था, करंट अफेयर्स थे, रीजनिंग था, कंप्यूटर था, बहुत सारे मतलब प्रश्न थे और उसे कॉमन पेपर के अंतर्गत रखा गया था, जो कि 80 मार्क्स का था। और इसके बाद में जो विषय से संबंधित प्रश्न आए थे वो टोटल 100 प्रश्न थे। 100 प्रश्न जो थे वो विषय से पूछे गए थे और इसके लिए जो सिलेबस था पीजीटी हिंदी का वो था 11th और 12th एनसीईआरटी हिंदी, जिसमें आरोह, वितान, अव्यक्ति और माध्यम, भाग 1, भाग 2। तो सिलेबस में जो है यही दिया गया था और वहीं से ये प्रश्न बनाए गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ हम देखते हैं कि 1 से 80 तक तो कॉमन पेपर हो जाता है और उसके बाद में 81 से आपके विषय के प्रश्न जो है स्टार्ट होते हैं और 180 पर आपके ख़त्म होंगे। टोटल 100 प्रश्न आए हैं। देखते हैं 100 प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, एक का पठित गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है और इसे आप वीडियो रोक करके ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। और उस गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 81 जो है वो पहला प्रश्न है कि राधा की चुनरी की एक एक बूटी कैसे बनाई गई है। तो केवीएस ने जो इसका आंसर माना है वो आंसर जो है वो आंसर सावधानी और मेहनत से, केवीएस के द्वारा ये आंसर माना गया है। हम जो भी आंसर यहाँ पर बताएंगे वो केवीएस के द्वारा जो वेबसाइट पे आंसर की अपलोड की गई थी उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 के बाद प्रश्न नंबर 82 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 82 में प्रश्न है कि राधा कृष्ण चित्रकारी में है, राधा कृष्ण चित्रकारी में हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3 कदम के नीचे। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? कदम के नीचे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, देखने वाले को क्या नहीं जान पड़ता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि वह दूर खड़ा होकर कदम और राधा कृष्ण को देख रहा है। आप जब पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे फिर आपको प्रश्न और उसका आंसर समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 84 है कि ऐसी रचनाओं के प्रति प्रकट की जाने वाली श्रद्धा होगी। तो इसका जो आंसर सही है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 की श्रम, बारीकी अथवा साधन संपन्नता के विचार से। प्रश्न नंबर 85, कला के विचार से प्रकट की गई श्रद्धा का उद्देश्य। तो इसका जो ऑप्शन माना गया है सही वो मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 जो है क्लास 11th में एनसीईआरटी हिंदी की जो बुक चलती है उसमें आरोह भाग 1 पहला ही चैप्टर जो है नमक का दारोगा, उस चीज़ से ये प्रश्न बना हुआ है। और इसका पहला प्रश्न जो है वो है कि पंडित आलोपी दीन निम्नलिखित में से थे, क्या थे पंडित आलोपी दीन? तो पंडित आलोपी दीन क्या थे? जमींदार थे। प्रश्न नंबर 86 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3, पंडित आलोपी दीन क्या थे? पंडित आलोपी दीन जो है एक जमींदार थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 87 को देखते हैं और प्रश्न नंबर 87 जो है यहाँ पे, हाँ प्रश्न नंबर 87 जो है वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें कौन सी रचना जो है बाल मुकुंद गुप्त की है। तो ये भी चैप्टर जो है आरोह भाग 1 में दिया है पाठ्यक्रम में
और इनकी जो ये रचना है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विदाई संभाषण। विदाई संभाषण जो है वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। विदाई संभाषण ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। और इससे पहले ये जो मियाँ नसीरुद्दीन है वो कृष्णा सोबती जी का है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 88 जो है कि विदाई संभाषण नामक व्यंग किसका है। तो अगर जिनको पता होगा, जिससे ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी रचना है, तो अगर हमको ये पता है कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना विदाई संभाषण है, फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर ये रचना किसकी है, तो आपके क्या हो जाएंगे, वही बाल मुकुंद गुप्त जी हो जाएंगे। विदाई संभाषण नामक जो व्यंग है वो बाल मुकुंद गुप्त जी का है। अगला प्रश्न है कि गलता लोहा, प्रश्न नंबर 89, गलता लोहा के कहानीकार हैं, मतलब इसके गलता लोहा के रचनाकार कौन हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, शेखर जोशी। गलता लोहा किसकी रचना है, शेखर जोशी जी की है। अगला प्रश्न है कि स्पीत में बारिश है क्या है, यानी कि किस विधा में है। स्पीत में बारिश जो है वो किस विधा में है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 कहा जा रहा है कि रजनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो रजनी जो है वो मन्नू भंडारी जी की है। रजनी जो है वो मन्नू भंडारी जी की रचना है। अगला प्रश्न नंबर 92, जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो जामुन का पेड़ जो है प्रश्न नंबर 92 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये कृष्णचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, तो ये किसका कथन है, कबीर के संबंध में ये कथन किसने कहा है। तो जो है कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये बात कही गई है कबीर के संबंध में कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे। अगला प्रश्न नंबर 94, मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुकलश, मधुशाला उनकी कविता है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो मधुशाला है इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है 4 कि पूरी कविता का घूट जीवन का एक घूट है, ये मधुशाला के संबंध में सही कथन नहीं है। प्रश्न नंबर 95 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 है कि निम्नलिखित में हरबंस राय बच्चन की रचना नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, नहीं है, इसमें कौन सी रचना ऐसी है कि जो हरबंस राय बच्चन जी की नहीं है। तो निशा निमंत्रण जो है वो हरबंस राय बच्चन जी की है। एकांत संगीत ये भी हरबंस राय बच्चन जी का है। आकुल अंतर ये भी हरबंस राय बच्चन जी का है। दुनिया रोज बनती है ये हरबंस राय बच्चन जी का नहीं है। प्रश्न नंबर 96, जनता का आदमी कविता के रचयिता हैं। तो जनता के आदमी कविता के रचयिता जो हैं वो आलोक धनुआ जी हैं और इनकी कविता जो है पतंग कविता को जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सबसे तेज बौछारे गईं भादो गया सबेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सबेरा। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो यहाँ पर दी गई हैं इसके रचयिता कौन हैं। तो इसके रचयिता आलोक धनुआ जी हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंवर नारायण की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 98 और इसका जो आंसर है वो हम लोग आगे देखते हैं। इसका जो आंसर है प्रश्न नंबर 98 का वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 यानी कि दुनिया रोज बनती है
दुनिया रोज बनती है, ये जो है ये रचना कुंवर नारायण की नहीं है। बाकी परवेश, हम और तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये सारी रचनाएं जो हैं वो कुंवर नारायण जी की ही हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुवीर सहाय के बारे में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 99 और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 जो है वो रघुवीर सहाय जी के बारे में सही नहीं है। बाकी सारा कथन जो है वो रघुवीर सहाय जी के बारे में ही कहा जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 100 है, शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उषा, सारनाथ की एक शाम, डूबता चांद कब डूबेगा, सुबह। तो इसमें जो है ऑप्शन 3 डूबता चांद कब डूबेगा, ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह निराला का नहीं है। प्रश्न नंबर 101, तो इसमें देखिए गीत का निराला जी का ही है, नए पन्ने जो है निराला जी का ही है, बेला भी निराला जी का है, और भी बहुत सारे, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 है कि अपने सामने, ये निराला जी का कविता संग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर 3 होगा। आंसर 3, प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई है, ये ऑप्शन तुलसीदास जी के बारे में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 103 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 103 जो है उसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा जी का ही है, और आपदा ये भी महादेवी वर्मा जी का है, संकल्पता ये भी महादेवी वर्मा जी का है। इसमें जो युगधारा है, युगधारा ये महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 104, जैनेन्द्र की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा विचार प्रधान निबंध संग्रह नहीं है। तो ऑप्शन 2 समय और हम। अगला प्रश्न है 105, हरीश्वर नाथ रेणु की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है वो संस्मरण नहीं है। तो संस्मरण नहीं है, ये नेपाली क्रांति कथा जो है वो संस्मरण विधा में नहीं है। बाकी श्रुत अश्रुत पूर्व है, वन तुलसी की गंध है, ऋण जल, धन जल, ये सभी जो है संस्मरण विधा में है। प्रश्न नंबर 106 पे आते हैं, और प्रश्न नंबर 106 का जो है कि निम्नलिखित में विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। तो इसका जो है कि कौन सा कविता संग्रह नहीं है, तो यह चाकू समय जो है विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 107 पे आते हैं कि सैयद हैदर रजा किसके लिए प्रसिद्ध थे। तो ये चित्रकला के लिए, ऑप्शन 2 चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। और फिर प्रश्न नंबर 108 है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, लौका यानी कि लुक्कारना या हवा में उछालना, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। उपर्युक्त काव्यांश निम्नलिखित में से किस कवि की कविता से है। तो ये प्रश्न नंबर जो 108 है उसका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, ये इनकी कविता है। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुष्यंत कुमार के साहित्य के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 हो जाएगा कि दुष्यंत कुमार की गज़ल में राजनीति और समाज पर व्यंग नहीं है। ये दुष्यंत कुमार के साहित्य के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर गलत कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने मतलब इनके गज़ल में राजनीति और समाज पर व्यंग किया गया है, और यहाँ पर क्या है नहीं है, इसलिए जो है ये बात सही नहीं है। प्रश्न नंबर 110 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 110 जो है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर,
प्रकट होकर विकट हो जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन 2 है, इसके जो हैं वो मुक्ति बोध जी हैं। अगले प्रश्न पे हम आते हैं और प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमा शंकर जोशी की नहीं है? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ग्रामश्री जो है, ग्रामश्री, ये ऑप्शन गलत लग गया है, जो है फिर से लगाते हैं हम। ऑप्शन जो है ग्रामश्री, ऑप्शन 3 को जो है सही माना गया है, मतलब यही सही है। और निम्नलिखित में से अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के बारे में सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 112 का जो आंसर माना गया है वो ऑप्शन 3 को माना गया है कि त्रिलोचन प्रगतवादी धारा के कम और प्रयोगवादी धारा के कवि अधिक लगते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो मीरा, प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113 कहता है कि मीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन 3 है कि निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता है, यह कथन जो है मीरा के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 4 संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं, बिल्कुल मीरा के गुरु रैदास जी ही हैं। और मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवियत्री थी, ये भी बात सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है कि निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता है, ये मीरा के संबंध में सही नहीं है। क्योंकि देखिए ऑप्शन 2 जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से है, तो सगुण भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति को क्या बताया गया? मुख्य रूप से बताया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी नहीं मिलता है, प्रभाव ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। प्रश्न नंबर 114 पे आते हैं। 114 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो प्रश्न नंबर 114 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सन्नाटा। जो सन्नाटा है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है, क्योंकि स्वर्ण किरण तो सुमित्रा नंदन पंत जी का, कला और बूढ़ा चांद जो इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है ये भी उन्हीं का है, उत्तरा भी है। सन्नाटा किसका है? सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यहाँ पे जो ये निराला शब्द दे दिया गया तो खाली सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा 115 का जो सही आंसर है वो 2 है, राम नरेश त्रिपाठी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन 3 है कि उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं नहीं लिखी हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 117, श्रीनगर में सैयद हैदर रजा की मुलाकात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टिये ब्रेंसा से हुई, तो बम्बई आकर रजा ने क्या किया? तो बम्बई आकर के रजा ने क्या किया था? फ्रेंच भाषा सीखी थी, यानी कि ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 118। और प्रश्न नंबर 118 जो है उसमें प्रश्न है कि नमक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो नमक नामक जो कहानी लिखी गई है वो रजिया सज्जाद ज़हीर के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 119, सिल्वर वेडिंग, यहाँ वेल्डिंग लिखा है, हालांकि वेडिंग होना चाहिए, सिल्वर वेडिंग के रचनाकार हैं। तो सिल्वर वेडिंग के रचनाकार हैं इसके प्रश्न नंबर 119 के ऑप्शन 1 मनोहर श्याम जोशी। प्रश्न नंबर 120, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षता से बचा न सके, संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो यह स्टेटमेंट जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बात डायरी के बारे में सही नहीं है? प्रश्न नंबर 121। और प्रश्न नंबर 121 का जो आंसर है वो ये है कि डायरी अंतरंग साक्षात्कार नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि डायरी अंतरंग साक्षात्कार होता है।
प्रश्न नंबर 122, पटकथा के लिए कहानी का कौन सा तथ्य आवश्यक नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 कि तत्वों में असंतुलन जो है वो पटकथा के लिए कहानी का आवश्यक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 123। तो प्रश्न नंबर 123 का जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। देखो प्रश्न नंबर 123 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 जो है वो इसमें सही नहीं है। ऑप्शन 2 कि rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रही है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 124 है कि कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से है, क्या है? तो ये है एक हास्य व्यंग कथा है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? प्रश्न नंबर 125 का जो आंसर है वो ये पंक्ति जो है तुलसीदास की है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये अक्सर जो है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो है 126 कि उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो 126 का जो आंसर होगा वो आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि खेत में पैदा होने वाला अन्न कभी समाप्त नहीं होता है। यह बात जो है छोटा मेरा खेत के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न नंबर 127 निम्नलिखित में से किस धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है? तो 127 का जो आंसर हो जाएगा यही सच है। तो इस धारावाहिक की जो पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है। प्रश्न नंबर 128 मियां नसीरुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो 128 का जो है वो ऑप्शन 3 माना जाएगा कि मियां नसीरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर थे। ये बात सही नहीं है क्योंकि वो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ना कि वेज बिरयानी बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 129 निम्नलिखित में से जयवर्धन किसका उपन्यास है? तो जो जयवर्धन उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार जी का है। एड के और भी रचनाएं हैं, जैनेन्द्र, त्यागपत्र, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं इनकी है। अगला प्रश्न 130 अक्क महादेवी मूलतः किस भाषा की रचनाकार हैं? तो अक्क महादेवी जो हैं वो कन्नड़ कवियत्री हैं। क्या है वो? एक कन्नड़ कवियत्री हैं। कृष्णा सोवती की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 131 का जो आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, दिलोदानिश कहानी संग्रह ये सुमेलित नहीं है। बाकी मित्रों बरजानी जो है उपन्यास विधा में है, शब्दों के आलोक में ये शब्द चित्र संस्मरण है, और ऐ लड़की ये भी उपन्यास है। दिलोदानिश जो है वो कहानी संग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 132 निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मंडी जो है वो सत्यजीत राय की नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 133 निम्नलिखित में कौन सा कथन बाजार दर्शन के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि इसमें गहरी वैचारिकता है, लालित्य नहीं। ये ऑप्शन जो है बाजार दर्शन के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 134 है कि दुष्यंत कुमार की कृति छोटे छोटे सवाल जो हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, क्या है ये? काव्य है कि उपन्यास है, गीत नाट है या निबंध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, उपन्यास। क्या है? तो यह एक क्या है? उपन्यास है। प्रश्न नंबर 135 अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी ना बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो।
तो कविता का उपर्युक्त अंश निम्नलिखित में से किस कवि का है? ये जो पंक्तियाँ हैं वो किस कवि की हैं? तो ये जो पंक्ति है ये धर्मवीर भारती जी की है। लड़खड़ाती दुनिया, प्रश्न नंबर 136, लड़खड़ाती दुनिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ये क्या है? पत्रों का संग्रह है या भाषणों का संग्रह है? तो ये प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये भाषणों का संग्रह है। शीर्ष के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से कौन सा विचार व्यक्त किया है? तो प्रश्न नंबर 137 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रश्न नंबर 138 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 138 जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है? तो 138 का जो आंसर हो जाएगा काबली वाला, ये सत्यजीत राय की नहीं है। प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मला पुतुल के बारे में सही नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि उनका आरंभिक जीवन सामान्य रहा। प्रश्न नंबर 140, निम्नलिखित में लौह कथा के रचनाकार हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो पास जो हैं वो लौह कथा के रचनाकार हैं। सूरजमुखी अंधेरे के किस विधा की रचना है? प्रश्न नंबर 141 और इसका ऑप्शन है कि सूरजमुखी अंधेरे के ये कहानी संग्रह है। प्रश्न नंबर 142 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो असंगत युग्म है क्या है जो असंगत है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 142 का जो माना गया है वो 4 है। 4 प्रश्न नंबर 4 ध्यान मग्न, भूखे प्यासे द्वंद्व समास सही है, साफ साफ अव्ययी भाव समास सही, चौमासा द्विगु समास सही है। ध्यान मग्न यहाँ पे कर्मधारय समास दिया हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि ध्यान में मग्न अर्थात वहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान मग्न में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अरकाई वा खाए बौराए जग या पाए बौराए, तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही अगर यमक की बात करते हैं तो यह उदाहरण जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग लोगों के जुबान पर रटा होता है कि यमक का उदाहरण क्या है, तो कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्ता अरकाई वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक है, ऑप्शन 3। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 144, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोगवादी कविता के बारे में सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 145 का जो आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 145, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। हालांकि पुराने उपमानों में भी अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों में नहीं किया, तो ये जो है सही नहीं है। प्रश्न नंबर 146 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 146 जो है निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं था? तो दूसरे सप्तक में जो शामिल नहीं है उन कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो है दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां जो हैं पूर्वी हिंदी में आती हैं, और ये जो कन्नौजी है ये पश्चिमी हिंदी में आती है, इसलिए पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में संदेश का यांत्रिक माध्यम नहीं है। 148 का जो ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक। ये संदेश, इससे संदेश तो मिलता है लेकिन ये यांत्रिक माध्यम नहीं है। बाकी रेडियो भी आपका यांत्रिक हो जाता है, दूरदर्शन भी यांत्रिक हो जाता है, सिनेमा भी आपका यांत्रिक हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनसंचार की परिभाषा नहीं हो सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन 1 हो जाएगा कि फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। 150 प्रश्न पे आते हैं। जनसंचार का कार्य नहीं है। सूचना देना जनसंचार का कार्य होता है, शिक्षित करना भी जनसंचार का कार्य होता है, निगरानी करना भी जनसंचार का ही कार्य है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है मिथ्या प्रचार करना, ये जनसंचार का कार्य नहीं है।
पत्रकारिता की साख कायम रखने वाला तत्व नहीं है। प्रश्न नंबर 151 और इसका जो ऑप्शन सही है वो है पक्षपात। तत्व नहीं, ये पत्रकारिता की साख को कायम रखने वाला तत्व नहीं है। पत्रकारिता का प्रकार नहीं है तो वॉचडॉग पत्रकारिता का प्रकार है। एडवोकेसी पत्रकारिता का प्रकार है। खेल परक जो पत्रकारिता है ये विशेषीकृत पत्रकारिता का ही उदाहरण है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन जो सही माना है गया है या जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 153, निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म क्या है? तो धन दौलत, दाल रोटी, सीधा सीधा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 3 ये इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 153 का। 154 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 154 में 154 कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द है। मूल शब्द जो है वो क्या है? सेना है। मूल शब्द क्या है? सेना है, क्योंकि बाकी में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जैसे रस और ईला प्रत्यय लग के बन गया, धर्म और एक प्रत्यय लग के बन गया, चमक और ईला लग के चमकीला बन गया। तो इसमें मूल शब्द, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, वो सेना है, यानी कि ऑप्शन 1। यह हमू और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। प्रश्न नंबर 155 इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक होना। प्रश्न नंबर 156, निम्नलिखित शब्दों में वृद्धि संधि वाला शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 156 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परोपकार। परोपकार सदैव देखिए वृद्धि संधि का है, बनौषधि भी वृद्धि संधि का है, परमोदार्य भी वृद्धि संधि का, जो परोपकार है वो गुण संधि का है। सब नाम के आधार पर असंगत युग्म है। प्रश्न नंबर 157 इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 होगा, ये जो है असंगत है। प्रश्न नंबर 158, सुधांशु मंदिर की ओर आया होगा, तो आया होगा वाक्य के रेखांकित अंश में पदबंध है, क्रिया पदबंध है, क्योंकि देखिए संज्ञा पदबंध है, तो आया होगा, आया आना से बना है, होगा होना से बना है, तो ये क्रिया पदबंध है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, इसका जो ऑप्शन होगा वो दधी, क्योंकि दधी का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? दही होता है। आग तद्भव है, आग का तत्सम अग्नि होता है, घी का तत्सम घृत होता है, मेह का मेघ होता है, और दधी का तद्भव दही होता है। दधी जो है वो तत्सम शब्द है, तो ये तद्भव नहीं है। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन 3, महीधर। मही मतलब धरती को, महीधर धरती, धरती को धारण करने वाला वही पर्वत। निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में जो है एकार्थी शब्द, प्रश्न नंबर 161 का जो स्वागत, ये एकार्थी शब्द है। बाकी सब जो हैं पद है, उत्सर्ग है, अवकाश, ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। इसमें 100 जो है 62 का जो है 162 का ऑप्शन 4 जो हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। गायिका, गायिका जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये जातवाचक संज्ञा। क्या है? ये जातवाचक संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में अनेकार्थी शब्द है। 163 का जो आंसर है वो हो जाएगा अपेक्षा, जो है अनेकार्थी शब्द है, क्योंकि अपेक्षा देखिए अपेक्षा मतलब किसी से आशा उम्मीद रखना, और अपेक्षा तुलना के लिए भी कहते हैं कि मतलब इसकी अपेक्षा ये पढ़ने में अच्छा है, तो वहाँ भी इसका प्रयोग होता है, तो ये अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। प्रश्न नंबर 164 का जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन 1। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में जो असंगत है वो आलोक।
अभ्यंतर का विलोम वाह सही है, ऐहिक का पारलौकिक भी सही, उपकार का अपकार भी सही है, आलोक का पुनर्लोक नहीं सही है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 165, महाराजा शब्द उदाहरण है 165 का जो ऑप्शन 2 कर्मधारय समास, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 166, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो 166 का जो है ऑप्शन 3 जो है असंगत है। गा है कंठ से उच्चारण होता है, जा है तालव्य से उच्चारण होता है, ना दंत से होता है, पर ये मूर्धन्य नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो है माना गया है वो सौहार्द को माना गया है, शुद्ध शब्द सौहार्द है। निम्नलिखित शब्दों में आगत शब्द नहीं है 168, और 168 का जो सही है वो है पत्ता। पत्ता आगत शब्द नहीं है। आगत मतलब कि जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आया शब्द है उसे हम आगत शब्द कहते हैं। तो यहाँ मसाला भी दूसरी भाषा का शब्द है, तरीका, आसमान, लेकिन पत्ता जो है वो आगत शब्द नहीं है। उपसर्ग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। प्रश्न नंबर 169 और 169 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन 3 सही है कि यहाँ पे उत उपसर्ग लगा है और सुपुत्र शब्द दिया, तो सुपुत्र में सु उपसर्ग लगा हुआ ना कि उत लगा हुआ, इसलिए यह संगत है। जो है प्रश्न नंबर है 170। 170 कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्ययों की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो यहाँ पे रसीला सही है और लघुता भी सही है। अमराई प्रश्न नंबर 179, प्रश्न नंबर 179 में जो है सॉरी प्रश्न नंबर 170 है। प्रश्न नंबर 170 जो है वो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 अमराई, क्योंकि अमराई में जो प्रत्यय है वो आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ई प्रत्यय अगर लगाते हैं तो क्या बन जाता, अमरी बन जाता, जो कि सही नहीं है, इसलिए इसमें ये असंगत युग्म है। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म हैं। क्वेश्चन नंबर 171 और इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वस्तुओं, ऑप्शन 4। ऑप्शन 171 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। वस्तु का वस्तुएं होना चाहिए, वस्तुओं जो है असंगत युग्म में। बात का बातें हो जाएगा, भीड़ का भीड़ ही रहेगा, राशि का राशियाँ, और वस्तु का वस्तुएं होना चाहिए, जो कि वहाँ पर वस्तुओं दिया है, इसलिए असंगत युग्म है। वाक्य रचना की दृष्टि से प्रश्न नंबर 172, वाक्य रचना की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो 172 का जो ऑप्शन 1, तुम मीरा को देखे हो, तुमने मीरा को देखा है, ऐसा होना चाहिए, इसलिए अशुद्ध वाक्य है। महाराणा प्रताप महान पराक्रमी राजा थे, वाक्य में रेखांकित शब्द है। महान शब्द क्या है, तो ये प्रविशेषण है। जो शब्द देखिए यहाँ पे राजा कैसा, राजा पराक्रमी है, और ये विशेषण शब्द आपका पराक्रमी हो जाता है, और जो महान शब्द है वो विशेषण की विशेषता को बता रहा है। यानी प्रविशेषण क्या होता है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता को बता रहे होते हैं वो प्रविशेषण हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 174 पे आते हैं। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोनी गात, मनो नील मणिशैल पर आतप करियो प्रभात का पंक्तियाँ में अलंकार हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वयं से बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधित किए जाने वाला शब्द है, ऑप्शन 4 श्रीमान। तुम अभी यहाँ से चले जाओ वाक्य का प्रयोजन है। प्रश्न नंबर 176 और 176 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, चले जाओ, आज्ञा दी जा रही है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, आज्ञार्थ है। निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पिताजी आ रहे हैं। बाकी सब में कर्म प्राप्त हो रहा है, तो सारे सकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस हैं, और ये पहला सेंटेंस जो है पिताजी आ रहे हैं अकर्मक क्रिया वाला हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 178, साइकिल धीरे धीरे चलती है वाक्य उदाहरण है। तो ये रीतवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। साइकिल कैसे चलती है, मतलब किस तरीके से, तो साइकिल के चलने के तरीके को बता रहा है कि धीरे धीरे, इसलिए यहाँ पर रीतवाचक क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में संकर शब्द है। संकर शब्द, जब दो भाषा के शब्द जुड़ करके एक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सीलबंद, सीलबंद जो है वो संकर शब्द है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द है। तो निम्नलिखित में जो योग रूढ़ शब्द है इसका पीताम्बर, पीताम्बर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर ये आपके सारे प्रश्न जो विषय से रिलेटेड थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में होने वाले परीक्षा में ये आपका सहयोग करेंगे और आपको अपनी तैयारी करने में जो है सुविधा होगी। धन्यवाद।